प्रशासन पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशासन जो है हमारे जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारे जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं में शामिल होता है, इसका हस्तक्षेप होता है। इसलिए इस पर नियंत्रण रखना भी बहुत ही अधिक आवश्यक है। प्रशासन पर 5 प्रकार के नियंत्रण मुख्यतः होते हैं, जिनमें से 2 जो नियंत्रण है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लोक प्रशासन पर 5 प्रकार के नियंत्रण कौन कौन से हैं? पहला है लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, दूसरा है लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण, तीसरा है लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, चौथा है लोक प्रशासन पर जन नियंत्रण और 5वां है लोक प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण। ठीक है, लेकिन इनमें से 2 प्रकार के जो नियंत्रण है, लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण और लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशासन पर सरकार या समाज का नियंत्रण लोकतंत्र का एक स्वाभाविक गुण माना जाने लगा है। जो समाज लोकतंत्र के आदर्शों को प्रतिपादित करते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशासन तंत्र को इस प्रकार से गठित करें कि समाज तथा सरकार की अन्य संस्थाओं के साथ इसका तालमेल स्थापित किया जा सके। यद्यपि प्रशासनिक नियंत्रण अपने आप में संबंधों की समस्या उत्पन्न करता है, जिससे अंत में उत्तरदायित्व का प्रश्न उभरता है। नियंत्रण एक बाध्यकारिता है, जिसे अधीनस्थों को सुधारने की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। प्रशासन चूंकि राजनीति का एक अभिन्न अंग है, अतः राजनीतिक सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रशासन तंत्र को ऐसी स्थिति में रखे जिससे वह राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रभावी यंत्र बन सके। उद्देश्यपरक बनाने के लिए उसे स्तरों के अनुसार उत्तरदायी बनाना अनिवार्य है। यद्यपि यह सारा प्रश्न इस तथ्य पर निर्भर करता है कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। टेरी महोदय ने नियंत्रण का अर्थ बताते हुए कहा है कि नियंत्रण का अर्थ है कार्यों को निश्चित करना, कार्यों का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो तरीकों में सुधार करना, ताकि कार्य योजना के अनुसार हो सके। लोक प्रशासन पर नियंत्रण 5 प्रकार। कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 टाइप्स। लोक प्रशासन पर नियंत्रण की समस्या का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण, लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, लोक प्रशासन पर जन नियंत्रण और लोक प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण। लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आधुनिक संसदीय शासन व्यवस्था में अब यह स्वीकार किया जाता है कि संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन पर नियंत्रण रखना है। इससे अभिप्राय है कि सरकार जिस दिशा में कदम बढ़ाती है अथवा उसने कदम बढ़ाए है, उस पर संसद को अपनी सहमति व्यक्त करने का अधिकार है। चूँकि प्रशासन मंत्रिपरिषद के साथ निकट का संपर्क रखकर कार्य करता है और वास्तव में संसद द्वारा अनुमोदित सरकार की नीतियों की क्रियान्विति के लिए यह मंत्रिपरिषद का साधन है। अतः यह संसद के प्रति मंत्रिपरिषद के माध्यम से उत्तरदायी है। प्रशासन की किसी असफलता, अकार्यकुशलता, विलंब, त्रुटि अथवा अनियमितता के बारे में लगाए गए आरोप को अंततोगत्वा मंत्री अथवा मंत्रिपरिषदों द्वारा अपने ऊपर लेना पड़ता है, जिसका दंड साधारण भी हो सकता है, जैसे अप्रसन्नता व्यक्त करना, अथवा कठोर भी हो सकता है, जिसमें मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। अतः प्रशासन पर सावधान, सचेत, जागरूक, ईमानदार और कार्यकुशल रहने का भारी दायित्व तथा मंत्रिपरिषद पर प्रशासन की प्रत्येक गतिविधि की निगरानी रखने
तथा संसद के प्रति सत्यनिष्ठा रखने का भारी दायित्व होता है, क्योंकि घटनाएं घटने के पश्चात संसद द्वारा इन दोनों के कार्यों को आंका जाता है। संसदीय नियंत्रण के अभाव में प्रशासनिक क्रियाओं में उचित समन्वय नहीं रह पाता। एक ही कार्य के विभिन्न पहलुओं से जब अनेक विभाग संबंधित हो जाते हैं तो नौकरशाही का विकृत रूप सामने आता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य जनता को कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण अपरिहार्य है। संसद के द्वारा यह नियंत्रण प्रायः मुख्य कार्यपालिका के माध्यम से रखा जाता है। इसकी प्रकृति राजनीतिक होती है। इस कार्य में संसद की विभिन्न समितियां योगदान करती है। प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण उपकरण संसद और लोक प्रशासन के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि नागरिक जीवन में ये दोनों संस्थाएं महत्वपूर्ण योगदान देती है। जनता की संप्रभुता प्राप्त प्रतिनिधि संस्था के रूप में संसद का यह उत्तरदायित्व माना जाता है कि लोक प्रशासन को जनहित की दिशा में संचालित करे। अपने इस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए संसद को निषेधात्मक एवं विधेयात्मक दोनों ही प्रकार के कदम उठाने होते हैं। विधेयात्मक रूप में संसद नीति निर्धारित कर, कानून बनाकर तथा अन्य प्रकार की प्रेरणाएं प्रदान कर लोक सेवकों को उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकती है। निषेधात्मक ढंग से संसदीय नियंत्रण के उपकरण हैं प्रश्न पूछना, प्रस्ताव पेश करना, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, बजट तथा संसदीय समितियां। एक विद्वान ने ठीक ही लिखा है कि जब प्रशासकीय अंग यानी हाथ काबू से बाहर जाता दिखाई देता है तो विधि निर्माताओं के पास उन प्रशासकों को यथास्थान पर लाने के अनेकों उपाय होते हैं, बशर्ते कि वे ऐसा करने की इच्छा व बुद्धि रखते हो। विधि निर्माता के पास कई ऐसे तरीके हैं जिनसे वह लोक प्रशासकों द्वारा अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की विधि पर नियंत्रण कर सकता है। प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए संसद मुख्य रूप से जो साधन अपनाती है उनकी संक्षिप्त चर्चा इस प्रकार है। राष्ट्रपति का अभिभाषण। संसद के नए अधिवेशन के आरंभ में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं, जिसमें कई बार लोक सेवाओं के कार्यों एवं उपलब्धियों का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के भाषण पर विवाद करते समय प्रशासनिक अधिकारियों के क्रियाकलापों पर अनेक वक्तव्य प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार वाद विवाद का यह अवसर लोक सेवकों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का सफल साधन प्रतीत होता है। प्रश्न काल। प्रश्न पूछना संसदीय नियंत्रण का एक अत्यंत प्रभावशाली साधन है। संसद के सदस्य उचित समय की सूचना देकर मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। जब संसद का सत्र चल रहा हो तो प्रतिदिन पहला घंटा प्रश्नों के लिए निश्चित रहता है। मोटे रूप से प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है। सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्नों के अनुरूप प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्नों पर तारांक नहीं लगा होता। ऐसे प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, न कि तारांकित प्रश्न के उत्तर की तरह मौखिक रूप से। इसी कारण इस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अल्प सूचना प्रश्न वह प्रश्न है जो किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले से संबंधित हो और यह साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम अवधि की सूचना देकर पूछा जा सकता है। भारतीय संसद में मौखिक प्रश्नों का औसत लगभग 30 आता है। कभी कभी तो मंत्रियों पर प्रश्नों की बौछार ही कर दी जाती है। संबंधित मंत्रियों को प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है।
प्रश्न अनेक उद्देश्य से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शिकायत व्यक्त करना, विशिष्ट मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना या उनके बारे में सरकार की राय मालूम करना, किसी आरोपित अनियमितता के बारे में संबंधित विभाग की आलोचना करना आदि। प्रश्न प्रशासकों को सावधान या सतर्क रखते हैं। अनेक प्रश्न नौकरशाही को जवाबदेह यानी कि अकाउंटेबल बनाने के लिए पूछे जाते हैं। प्रश्न काल एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसके द्वारा प्रशासनिक नीति अथवा क्रिया के किसी भी भाग की ओर जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करवाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 1956 में जीवन बीमा निगम से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, जिसके फलस्वरूप इतना विवाद बढ़ा कि तत्कालीन वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। डॉक्टर सुभाष कश्यप के शब्दों में प्रश्नकाल का महत्व कुछ ऐसे उदाहरणों से पर्याप्त रूप से सिद्ध हो जाता है, जबकि सतर्क सदस्यों द्वारा गंभीरता से प्रश्नों पर अनुवर्ती कार्यवाही करते रहने के कारण कानून के उल्लंघन, सरकार की नीतियों के उल्लंघन या सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामलों में सरकार को जांच करनी पड़ी। उनमें से कुछ उदाहरण जिनमें जांच कराई गई इस प्रकार है: जीप कांड 1951, मुंद्रा कांड 1957 में 1957 में, आयात लाइसेंस कार्ड 1974 और हाल ही में इस्पात के सौदों की जांच का मामला और वनस्पति घी में गाय की चर्बी के प्रयोग का मामला। ह्यूगिट्स्किल ने इस संबंध में कहा है कि यदि कोई ऐसी मुख्य चीज़ है जो सिविल सेवकों को अत्यधिक सतर्क, भयभीत तथा सावधान रखती है, तो वह केवल संसदीय प्रश्नों का भय ही है। भारतीय लोकसभा सचिवालय के भूतपूर्व सचिव श्री अवतार सिंह रिखी का कहना है कि प्रश्नों के माध्यम से मंत्री अपनी नीति एवं प्रशासन के प्रति लोकप्रिय प्रतिक्रिया को जान सकते हैं। संसद में प्रश्नकाल लोक कर्मचारियों को चौकन्ना रखता है या उसे सजग रहने के लिए बाध्य करता है और उसके कार्यों में सावधानी रखने को प्रेरित करता है तथा सामान्य नौकरशाही से संबंधित कुछ अन्यायपूर्ण कार्यों पर रोक लगाता है। ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली का भी इसी से मिलता जुलता मत है। मंत्री से पूछे गए प्रश्नों तथा इससे अधिक सदन में खुले रूप से पूछे गए प्रश्नों के फलस्वरूप संपूर्ण लोक सेवा को सजग रहना पड़ता है। वाद विवाद तथा बहस। आधुनिक लोकतंत्रीय राज्यों में प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की एक अन्य प्रभावपूर्ण युक्ति है वाद विवाद तथा बहस। इस साधन के द्वारा यानी वाद विवाद और बहस के द्वारा संसद के सदस्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का सूक्ष्म परीक्षण करते हैं। प्रशासकों के व्यवहार पर बहस एवं विचार विमर्श के लिए मुख्य रूप से सांसदों को 3 प्रकार से अवसर प्राप्त होते हैं। प्रथम, जब कोई नया विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर होने वाली बहस के समय विभिन्न सदस्यों द्वारा प्रशासन की पुनरीक्षा की जा सकती है। सरकारी नीति एवं मंत्रियों के विभाग की उपलब्धियों को वाद विवाद का विषय बनाया जा सकता है। प्रशासन की आलोचना, समालोचना एवं प्रशंसा की जा सकती है। द्वितीय, भारतीय संसद को लोक प्रशासन की पूरी जांच करने का अवसर आधा घंटे के विचार विमर्श में भी प्राप्त होता है। ऐसा प्रावधान है कि यदि प्रश्नकाल में कोई सदस्य सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाया है तो वह प्रश्नकाल के तुरंत बाद ही अध्यक्ष से आधा घंटे के विचार विमर्श की अनुमति मांग सकता है। तृतीय, अल्पकालीन विचार विमर्श में किसी अत्यावश्यक विषय पर विचार करते हुए संसद सदस्यों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को भी वाद विवाद का विषय बनाया जा सकता है। इस प्रकार विचार विमर्श अध्यक्ष की अनुमति से होता है। बजट पर बहस। बजट पर होने वाले वाद विवाद प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। संसद में जैसे ही बजट प्रस्तुत किया जाता है उस पर सामान्य चर्चा आरंभ हो जाती है। बजट पर बहस करने का दूसरा अवसर सदस्यों को तब मिलता है जब विभिन्न विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान होता है।
इस अवसर पर पूरा लाभ उठाते हुए संसद सदस्य विभागों की प्रशासनिक क्रियाओं की सूक्ष्म जांच और परीक्षण करते हैं। इसके बाद संपूर्ण शासन पर चर्चा की जाती है, जो प्रायः हमेशा ही अति तीक्ष्ण होती है। स्थगन प्रस्ताव। सार्वजनिक महत्व के किन्हीं भी मामलों पर स्थगन प्रस्ताव सदस्यों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसके द्वारा वे किसी भी प्रशासनिक विभाग के कार्य संचालन पर विवाद कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के माध्यम से संसद सदस्यों द्वारा संसद के निश्चित कार्यक्रम को रोककर किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर बहस की जा सकती है। स्थगन प्रस्ताव के आवश्यक तत्व इस प्रकार है: मामला निश्चित स्वरूप का हो, उसका आधार तथ्यात्मक हो, मामला अविलंबनीय हो यानी इसमें देर नहीं किया गया हो, वह लोक महत्व का हो। अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रस्तावित विषय पर विचार विमर्श प्रारंभ हो जाता है और सदन की निर्धारित कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाती है। किसी विभाग के अधिकारियों के अत्याचार एवं जातियों के विरुद्ध भी इसी प्रकार के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत न होने पर भी संबंधित विभाग की बदनामी तो हो ही जाती है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो उसे सरकार की निंदा मानी जाती है। यद्यपि उससे सरकार अपदस्थ नहीं होती, तथापि उससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो सरकार स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिकूल मत को रोकने में विफल रही है, वह मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम से बच नहीं सकेगी। अविश्वास प्रस्ताव, इसे निंदा प्रस्ताव भी कहते हैं। संसदीय प्रणाली वाले देशों में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को पदच्युत किया जा सकता है। संसद के गहन असंतोष एवं विरोध की स्थिति में कार्यपालिका अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रह सकती। इसी कारण संसदीय असंतोष को फलीभूत न होने देने के लिए मंत्रिमंडल संसद के बहुमत को अपने पक्ष में रखता है तथा प्रशासकों के कार्यों की देख रेख करके उनको असंतुष्ट होने का अवसर नहीं देता। संसद में अविश्वास प्रस्तावों पर बहस के समय विरोधी दल के सदस्य तथा सत्ताधारी दल के असंतुष्ट सदस्य प्रशासन की दुर्बलताओं को उजागर करते हैं। संसदीय समितियां, प्रशासन पर नियंत्रण रखने में संसदीय समितियों का भी हाथ रहता है। वे प्रशासन के कार्य की जांच पड़ताल करती है। वे लोक प्रशासन की गतिविधियों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद यह बताती है कि वहां अनियमितता बरती जा रही है, कौन अधिकारी अथवा अभिकरण अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, किसके द्वारा जन विरोधी कार्य किए जा रहे हैं तथा कहाँ धन का अपव्यय यानी फालतू खर्च किया जा रहा है इत्यादि। भारतीय संसद में प्रशासन पर नियंत्रण रखने वाली मुख्य 3 समितियां हैं। पहला लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति और तीसरा आश्वासन समिति। प्रथम 2 संसद की वित्तीय समितियां हैं, ठीक है, यानी लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति जो है संसद की वित्तीय समितियां हैं और वे प्रशासन पर विस्तृत एवं ठोस नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण सहयोग देती है। लोक लेखा समिति विनियोजन लेखों की सूक्ष्म जांच कर सकती है और उनमें पाई जाने वाली अनियमितताओं को प्रकाश में लाती है ताकि भविष्य में उसकी रोकथाम की जा सके। प्राक्कलन समिति विभिन्न विभागों के व्ययों का यानी खर्चों का पुनरावलोकन करने के पश्चात उसमें मितव्ययता लाने का सुझाव देती है। आश्वासन समिति उन आश्वासनों, वायदों आदि की छानबीन करती है जो मंत्रियों द्वारा समय समय पर सदन में दिए गए हैं। जांच पड़ताल के बाद यह समिति जिन बातों पर अपना प्रतिवेदन देती है यानी रिपोर्ट देती है वे इस प्रकार है। उक्त आश्वासन, वायदे आदि किस सीमा तक निभाए गए और यदि वे कार्य किए गए हैं तो क्या परिपालन कार्य आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर हुआ है। इस समिति के होने के कारण मंत्रीगण अब न केवल वायदे करते समय सावधान रहते हैं बल्कि इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि उन वायदों को
पूरा करने के लिए यथासंभव शीघ्र कार्यवाही की जाए, यानी जल्द से जल्द जो वादे उन्होंने किए हैं उस पर कार्यवाही की जाए, यानी इसको पूरा किया जाए। ठीक है। श्री M.N. कौल के मतानुसार इस समिति ने केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता की देखभाल रखने में ही सहायता नहीं की है, अपितु पुरानी पद्धति में निहित अनेक दोषों को दूर करने में भी सहायता पहुंचाई है। मंत्रीगण अब वायदे करते समय सावधान रहते हैं और वायदों के संबंध में कार्यवाही करने के बारे में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण जो है व्यय पर यानी खर्च पर नियंत्रण कंट्रोल बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेखा परीक्षण क्या है? लेखा परीक्षण खर्च पर कंट्रोल रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लेखा परीक्षण का कार्य नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है। लेखा परीक्षण विभाग कार्यपालिका के अंकुश से बाहर एक स्वतंत्र निकाय है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम यह देखना है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनका काम यह देखना है कि प्रशासन के विभिन्न विभाग स्वीकृत धनराशि का व्यय यानी खर्च संसद के आदेश के अनुसार ही कर रहे हैं या नहीं। वह प्रत्येक वर्ष अपना प्रतिवेदन संसद के सम्मुख रखता है और इस प्रकार प्रशासन की धन संबंधी त्रुटियां प्रकाश में लाता है। इसलिए नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र, तत्वज्ञानी तथा मार्गदर्शक कहा गया है। भारत में संसदीय नियंत्रण की समीक्षा, एस्टिमेट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारतीय संसद, विशेषता इसकी लोकसभा, भारत की संसद खासकर इसकी लोकसभा प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य बड़ी सफलता से कर रही है। कुछ अंशों में इसकी सराहना विदेशी विशेषज्ञों ने भी की है। श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय प्रशासन में सुधार के संबंध में बुलाए गए अमेरिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर एपिलबी ने इस समस्या का गंभीर अध्ययन करने के बाद लिखा था, वाद विवाद और प्रश्नों की विधियों की सहायता से संसद सदस्य प्रशासन पर कड़ी देख रेख रखते हैं, इसको सदैव जागरूक और सावधान बनाए रखते हैं। वे अपनी तीव्र एवं कटु आलोचनाओं से सरकारी विभागों की कार्य पद्धति में निरंतर संशोधन और सुधार करते रहते हैं। केंद्रीय सरकार के एक भूतपूर्व मंत्री N.B. गाडगिल ने लिखा है कि प्रश्न एवं बहस द्वारा प्रशासन के कार्य की लगातार समीक्षा की जाती है। प्रशासन की छोटी से छोटी बात भी भीषण परिणाम उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि विरोधी दल अपना पूरा समय कार्यपालिका की त्रुटियों का पता लगाने में व्यतीत करते हैं। हाल ही में संसदीय दबाव के कारण ही बैंक घोटाले में दोषी पाए गए मंत्री श्री शंकर आनंद एवं श्री रामेश्वर ठाकुर तथा चीनी आयात मामले के दोषी पाए गए मंत्री कल्पनाथ राय को त्याग पत्र देना पड़ा। ठीक है, रिजाइनिंग लेटर देना पड़ा। यद्यपि यह सत्य है कि उपरोक्त विधियों से संसद प्रशासन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती है, तथापि वास्तविकता यह है कि प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण उतना प्रभावशाली नहीं है जितना होना चाहिए। प्रशासन को प्रभावशाली नियंत्रण में रखने के लिए संसद के पास ना तो पर्याप्त समय रहता है और ना ही दक्ष कर्मचारी। संसदीय नियंत्रण की प्रभावशालीता इसलिए भी कम हो जाती है कि सरकार संसद में दलीय बहुमत के कारण सामान्यतः सुरक्षित रहती है और विरोधी दलों की आसानी से उपेक्षा कर सकती है। संसद किस सीमा तक प्रशासकों पर नियंत्रण रखे और किस सीमा तक उन्हें विवेकीय शक्तियाँ प्रयुक्त करने की छूट दे, यह एक बहुत ही नाजुक समस्या है। अनेक बार संसद का हस्तक्षेप इतना अधिक और व्यापक हो जाता है कि वह नियंत्रक की परिधियों में सीमित न रहकर हस्तक्षेप बन जाता है और इस प्रकार लोक प्रशासकों के कार्यों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। भारत में संसदीय नियंत्रण की सफलता के मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं। जैसे पहला, संसद के सदस्य विशेषज्ञ नहीं होते, जिसके फलस्वरूप
वे प्रशासनिक जटिलताओं की सूक्ष्मता को आसानी से नहीं समझ पाते। इससे वे प्रशासन की रचनात्मक आलोचना करने में असमर्थ रहते हैं। द्वितीय, संसद द्वारा किया गया कार्यों का विस्तृत निर्धारण गलत साबित हो सकता है, क्योंकि वह उन परिस्थितियों से प्रत्यक्ष वाकिफ नहीं होती जिनमें कार्य किया जाना चाहिए। तीसरा, संसद सदस्य जब प्रशासन की आलोचना करते हैं तो उनका मुख्य लक्ष्य प्रायः प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना था या उसके दोषों को दूर करना नहीं होता, अपितु उनकी आलोचनाएं प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए होती है। साथ ही ये आलोचनाएं दलीय भावनाओं पर आधारित होती है। चौथा, भारतीय संदर्भ में प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण मंत्रियों को उनके उत्तरदायित्व से मुक्ति का एक बहाना दे देता है। जब कभी किसी प्रशासनिक एवं अन्य प्रकार की त्रुटियों के लिए मंत्रियों को आलोचना का विषय बनाया जाता है तो वे इसका भार स्वयं के ऊपर न लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर डाल देते हैं। पांचवा, संसदीय नियंत्रण के संबंध में एक समस्या यह भी उठती है कि संसद द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की आलोचना एक पक्षीय होती है। सांसद प्रशासकों के कार्यों की कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते हैं, किंतु संबंधित अधिकारी को अपने पक्ष में तर्क देने का अवसर प्राप्त नहीं होता। इससे अधिकारी गण भयभीत रहते हैं। लोकहित की भावना से ईमानदारीपूर्ण व्यवहार गौण बन जाता है और प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान संसद के प्रभावशाली सदस्यों को प्रसन्न करना बन जाता है। इससे अंततोगत्वा प्रशासन की कार्यकुशलता, निष्पक्षता एवं मनोबल पर प्रतिकूल असर होता है। भारत में जहां संसदीय परंपराएं और प्रक्रियाएं अभी संक्रमण की अवस्था से गुजर रही है, यह चुनौतीपूर्ण दायित्व है कि संसदीय नियंत्रण अपनी गरिमामय स्थिति को प्राप्त कर सके। संसद से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मंत्री के माध्यम से प्रशासन की खबर ले और प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में उतना ही हस्तक्षेप करे जितना उसे नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित है। भारत में ब्रिटेन की भांति कुछ ऐसी परंपराएं डाली जाएं जिनके अनुसार मंत्रीगण एक ढाल का कार्य करे तथा अपने विभाग के अधिकारियों को संसद की आलोचना के प्रहारों से बचाए। उन्हें ऐसा हर संभव प्रयास करना चाहिए जिसके आधार पर लोक प्रशासकों के अनाम व्यवहार, निष्पक्षतापूर्ण आचरण तथा स्वतंत्र एवं ईमानदारीपूर्ण निर्णयों की रक्षा की जा सके। निष्कर्षतः इसमें कोई संदेह नहीं कि संसद के सदस्य संसद में सर्वथा स्वतंत्र और उन्मुक्त होकर बहस करते हैं और वे इससे प्रशासन के सुचारू संचालन पर बड़ा अच्छा प्रभाव डालते हैं, किंतु कभी कभी इसका दुरुपयोग करते हुए वे प्रशासकों के उत्साह और कार्य करने की भावना को कुचल भी सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के अपने अधिकारों के निरंकुश प्रयोग, दुरुपयोग पर अंकुश लगाना तथा इनके लोकहित विरोधी कार्यों को रोकना विधायकों तथा सांसदों का आवश्यक कर्तव्य है, किंतु यदि वे सुनी सुनाई अफवाहों या अप्रामाणिक खबरों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों तथा प्रशासन की निराधार आलोचना करते हैं तो इसके अनेक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इस प्रकार का बेबुनियाद छिद्रान्वेषण सरकारी कर्मचारियों में यह प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है कि वे किसी भी कार्य में पहल ना करें और ऊपर के अधिकारियों से आदेश पाए बिना काम ना करें। यह स्थिति प्रशासन के लिए बड़ी घातक है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र विशेषज्ञ प्रशासक और अकुशल राजनीतिज्ञ के सहयोग से चलता है। ये दोनों शासन रूपी गाड़ी के पहिए हैं, किंतु जब प्रशासक आलोचना के भय से अपना कार्य करना बंद कर देता है तो प्रशासन की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अतः सांसदों को निराधार छिद्रान्वेषण की प्रकृति से बचे रहना चाहिए। संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न सही सूचना पर आधारित होने चाहिए। मंत्रियों तथा नौकरशाहों दोनों के लिए संसदीय समितियों के सम्मुख उपस्थित होना अनिवार्य होना चाहिए।
समितियों द्वारा हित समूहों, गैर सरकारी विशेषज्ञों, मीडिया से जुड़े टीकाकारों के विचार भी सुनने चाहिए ताकि उन्हें समस्या की वास्तविक जानकारी मिल सके। विचार विमर्श मुद्दों से जुड़े होने चाहिए। समितियों को महत्वपूर्ण विषयों पर कार्रवाई करनी चाहिए तथा विभिन्न मंत्रालयों के संबंधित मंत्रियों तथा नौकरशाहों को बुलाना चाहिए जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल है। इसके साथ ही निर्वाचित प्रतिनिधियों का दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप समाप्त किया जाना चाहिए। उन्हें कर्मचारियों की तैनाती, स्थानांतरण, पदोन्नतियों, सतर्कता मामलों आदि के संबंध में पत्र आदि स्वयं नहीं लिखने चाहिए। लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण। चलिए जानते हैं कि लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण कैसे होता है। सभी देशों में लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का किसी न किसी भांति अंकुश अवश्य रहता है। उत्तरदायी सरकार में तो प्रशासन पर कार्यपालिका का समुचित नियंत्रण अपेक्षित है, अन्यथा नौकरशाही के राज की कहावत चरितार्थ होने लगती है। वैसे उत्तरदायी लोकतंत्रात्मक शासनों में प्रशासन की स्थिति कार्यपालिका की तुलना में बेहतर होती है, जिससे उस पर नियंत्रण स्थापित करना एक कठिन कार्य हो जाता है। प्रशासनिक कर्मचारी कार्यपालिका की तुलना में स्थायी अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, अतः वे कभी कभी कार्यपालिका के निर्देशों की परवाह नहीं करते। फिर लोक सेवा पारंपरिक और रूढ़िवादी मनोवृत्ति की होती है और वह कार्यपालिका द्वारा निर्धारित नवीन योजनाओं के प्रति वांछित निष्ठा का प्रदर्शन भी नहीं करती है। अमेरिका में न्यू डील कार्यक्रमों के शीघ्र क्रियान्वयन के मार्ग में लोक सेवा एक बाधा मानी गई थी। ब्रिटेन में भी लोक सेवा ने मजदूर सरकार के समाजवादी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रतिरोध उत्पन्न किया था। लोक प्रशासन पर कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण के प्रमुख उपकरण ये है। शासन की नीतियों का निर्धारण मुख्य कार्यपालिका द्वारा ही होता है। प्रशासकों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा निष्कासन का अधिकार कार्यपालिका में निहित है। बजट कार्यपालिका बनाती है। लोकमत से अपील, लोक सेवा संहिता तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही। लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण संसदीय नियंत्रण का प्रतिस्थानिक नहीं है। वास्तव में वे दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं, किंतु ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण उतना ही आवश्यक है जितना कि प्रशासन पर विधायिका का नियंत्रण। न्यायालय जनता के अधिकारों तथा स्वतंत्रता के रक्षक है। इसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा किए गए नियंत्रण को कानूनी प्रतिकार कहा जाता है। वास्तव में प्रशासनिक अधिकारियों का न्यायालयों के प्रति जो उत्तरदायित्व है वही दूसरे रूप में कानूनी प्रतिकार है। जब भी सरकारी अधिकारी अनाचार करता है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, कोई भी नागरिक न्यायालयों में उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है और त्राण पा सकता है। लोक प्रशासकों की स्वेच्छाचारिता पर न्यायालय अपना अंकुश और नियंत्रण कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार कुछ निश्चित सीमाओं, परिस्थितियों तथा शर्तों में ही रख सकते हैं। इसकी एक बड़ी शर्त यह है कि न्यायालय अपनी इच्छा से प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे सत्ता के दुरुपयोग से नागरिकों को तब तक नहीं बचा सकते जब तक कोई व्यक्ति, समूह या संस्था न्यायालय में आवेदन पत्र देकर उससे इस आधार पर हस्तक्षेप करने की प्रार्थना न करे कि सरकारी अधिकारियों के किसी कार्य से उसके अधिकारों का अतिक्रमण या हनन हुआ है अथवा ऐसा होने की संभावना है। न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की परिस्थितियाँ। न्यायालय केवल निम्नलिखित 5 परिस्थितियों में प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों में हस्तक्षेप कर सकती है। पहला, जब प्रशासनिक अधिकारी अधिकार क्षेत्र न होने की दशा में काम करे। दूसरा, जब प्रशासक अपने विवेक का दुरुपयोग करे। तीसरा, जब प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य में
कोई कानूनी गलती करे। चौथा, जब प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य में किन्हीं तथ्यों का पता लगाने में कोई त्रुटि करे। पांचवा, जब प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य में कोई प्रक्रिया संबंधी गलती करे। इन 5 परिस्थितियों में न्यायालय प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों में हस्तक्षेप कर सकता है। अधिकार क्षेत्र का अभाव, लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन। इसका अभिप्राय प्रशासकों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र या भौगोलिक सीमा के बाहर कोई कार्य करना है। यदि इससे किसी नागरिक के अधिकार को हानि पहुंचती है तो वह इसके परित्राण के लिए न्यायालय की शरण लेता है। यदि न्यायालय में उपस्थित किए जाने वाले प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाए कि यह कार्य प्रशासनिक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो वह इस कार्य को अधिकारातीत अल्ट्रावायस होने अर्थात अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण अवैध घोषित करता है। इस प्रकार न्यायालयों को ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन के कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार होता है और इसे न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। यह सिद्धांत उन देशों में प्रचलित है जहां संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। भारत और अमेरिका में संविधान देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है और इन देशों में सरकारी अधिकारियों के सभी कार्य संविधान के अनुकूल होने चाहिए। विवेक का अनुचित प्रयोग, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी सत्ता का प्रयोग बदले की भावना से अपने विरोधी को हानि पहुंचाने के लिए करता है तो हानि उठाने वाला व्यक्ति न्यायालय में जाकर सरकारी अधिकारी के आदेश को रद्द करा सकता है। विधि संबंधी त्रुटि, एरर ऑफ लॉ। जब सरकारी अधिकारी किसी कानून को गलत रूप में समझते हुए नागरिकों पर ऐसे दायित्व और प्रबंध लगाते हैं जो वस्तुतः कानून की दृष्टि से सही नहीं है, तो न्यायालय सरकारी अधिकारियों के कार्य में हस्तक्षेप करके ऐसी गलतियां दूर करते हुए नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तथ्य का पता लगाने में त्रुटि, एरर इन द फाइंडिंग ऑफ फैक्ट। यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने किसी प्रशासनिक कार्य में तथ्य को अच्छी तरह से पता लगाए बिना किसी नागरिक को उसे हानि पहुंचाने वाला कोई आदेश देता है तो नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय की सहायता ले सकता है। प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, एरर ऑफ प्रोसीजर। न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वे इस बात को भी देखें कि सरकारी अधिकारी शासन करते हुए समुचित प्रक्रिया के अनुसार सारा कार्य करें। यदि वे कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं करते हैं और किसी व्यक्ति को सरकारी अधिकारी के ऐसे कार्य से हानि पहुंचती है तो न्यायालय उसकी रक्षा करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या कोई नागरिक सरकार पर मुकदमा चला सकता है? कैन अ सिटीजन sue the government? लोक प्रशासन में यह प्रश्न अत्यधिक महत्व का है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी की किसी कार्यवाही से किसी नागरिक को क्षति पहुंचती हो अथवा उसके साथ अन्याय हुआ हो तो क्या वह सरकार और उस पदाधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है। इंग्लैंड में परंपरा यह रही है कि सम्राट की किसी भी कार्यवाही को वैधानिक उत्तरदायित्व से उन्मुक्त रखा गया है। सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, अतः किसी भी न्यायालय में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वह कानून से ऊपर है कि इंग्लैंड के जो सम्राट है उनके बारे में कहा गया है कि इंग्लैंड के सम्राट कानून से भी ऊपर है। भारत में राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों को संविधान में उल्लिखित अपनी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में अपने द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए कानूनी दायित्व से उन्मुक्त रखा गया है। राष्ट्रपति पर संसद द्वारा दोष आरोपण किया जा सकता है। मंत्रियों को उन्मुक्ति या विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में प्रशासनिक कर्मचारियों के विरुद्ध व्यक्तिगत नागरिकों द्वारा मुकदमा दायर किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों को जिन कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है वे इस प्रकार हैं। दिए गए कार्यों को न करना अथवा असावधानी से करना या जानबूझकर कोई अवैध कार्य करके किसी को हानि पहुंचाना। भारत में सरकारी ठेकों
अथवा संविदाओं की स्थिति को छोड़कर सरकारी अधिकारियों की उत्तरदायिता वैसी ही है जैसी कि सामान्य व्यक्तियों की है। किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा शासकीय क्षमता के अंतर्गत किए गए कार्य के संबंध में 2 माह की सूचना देने के पश्चात उसके विरुद्ध सिविल कार्यवाहियां सिविल प्रोसीडिंग्स संस्थित की जा सकती है। जहां तक फौजदारी कार्यवाही का संबंध है, सरकार की पूर्व अनुमति लेकर सरकारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाहियां प्रारंभ की जा सकती है। न्यायिक नियंत्रण के साथ वेज एंड मीन्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, प्रशासनिक अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता तथा अवैध कार्यों से नागरिकों की रक्षा करने के लिए 2 प्रकार की कानूनी पद्धतियां हैं। पहला, विधि के शासन की पद्धति रूल ऑफ लॉ सिस्टम, और दूसरा प्रशासनिक कानून की पद्धति एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिस्टम। पहली पद्धति यानी कि रूल ऑफ लॉ सिस्टम विधि के शासन की पद्धति में यह पद्धति जो है ये इंग्लैंड में विद्यमान है, और दूसरी पद्धति जो है फ्रांस में प्रचलित है। विधि के शासन की पद्धति इंग्लैंड में विद्यमान है और प्रशासनिक कानून की पद्धति फ्रांस में प्रचलित है। विधि के शासन की पद्धति रूल ऑफ लॉ सिस्टम ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता जिस पर ब्रिटिश वासी बहुत गर्व करते हैं विधि का शासन है। विधि के शासन का आशय यह है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं बल्कि विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि के शासन का एक अन्य तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन हैं। डायसी ने विधि के शासन को लक्ष्य करते हुए कहा है कि विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही और कर संग्रह करने वाले अधिकारी तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार से उत्तरदायी है जैसे कोई अन्य सामान्य नागरिक। इंग्लैंड में यह सिद्धांत है कि राजा कोई गलती नहीं करता। इंग्लैंड में यह सिद्धांत है कि राजा कोई गलती नहीं करता है, अतः राजसत्ता का अंग होने से सरकारी कर्मचारी भी कोई गलती नहीं कर सकते। किंतु उनकी यह धारणा कानून के शासन की उपयुक्त धारणा के सर्वथा प्रतिकूल है। अतः ऐसी शासन प्रणाली वाले देशों में किसी व्यक्ति को जिस प्रकार अन्य किसी नागरिक से होने वाली हानि से बचाव के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है, उसी प्रकार वह राज्य के कर्मचारियों के विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही करने का उस दशा में अधिकार रखता है जब उसकी किसी स्वतंत्रता या अधिकार का हनन सरकारी प्रशासकों के कार्य से हो। न्यायिक समीक्षा की रीतियाँ, मेथड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न लेख जारी किए जाते हैं। भारतीय संविधान की धारा 32(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए आवश्यक आदेश, निर्देश तथा लेख निकाल सके। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को यह सभी शक्तियां सौंपता है। इन असाधारण उपचारों का इतिहास काफ़ी लंबा है तथा ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास में देखा जा सकता है। वहाँ इनको न्याय के मूल स्रोत राजा के नाम पर प्रसारित विशेष अधिकार लेख कहा जाता है। इन उपचारों को असाधारण इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर अन्य सभी लेख न्यायालय द्वारा किसी के अधिकार के रूप में नहीं बल्कि उसकी स्वेच्छा से प्रसारित किए जाते हैं और केवल वही प्रसारित किए जाते हैं जहाँ की अन्य साधन अपर्याप्त हो। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के इन विभिन्न लेखों का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कि कोई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकारी को यह आज्ञा दे सकती है कि कैदी को कानून के विरुद्ध जेल में ना रखा जाए और
उसको समीपस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। इस लेख का मुख्य लक्ष्य गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को स्वतंत्र करना होता है। परम आदेश रिट ऑफ मैंडेमस। परम आदेश लेख द्वारा न्यायालय सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक कर्मचारी, निगम या संस्था को आदेश दे सकते हैं कि वह अपने कर्तव्य का कानून के अनुसार पालन करे। इस लेख के द्वारा न्यायालय सरकारी अधिकारी को किसी न किसी प्रकार से कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। प्रतिषेध रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रतिषेध लेख उच्च न्यायालय द्वारा छोटी अदालतों को उस समय जारी किया जाता है जबकि वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही हो। यह लेख अधीनस्थ न्यायालयों को विवादपूर्ण विषयों पर विचार करने से रोकने के लिए प्रसारित किया जाता है। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण लेख द्वारा बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय से सभी प्रकार के रिकॉर्ड इस बात की जांच पड़ताल के लिए अपने पास मंगवाता है कि अधीन न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तो नहीं गया है। इस लेख को प्रायः न्यायिक कार्य के विरुद्ध ही प्रसारित किया जाता है। इस आधार पर छोटी अदालत का निर्णय रुक जाता है अथवा खंडित हो जाता है। यह लेख परम आदेश और प्रतिषेध के गुणों का मिश्रण होता है क्योंकि इसके अनुसार कुछ करने के लिए और कुछ ना करने की आज्ञाएं दी जाती है। अधिकार परीक्षा रिट ऑफ क्यो वारंट। अधिकार परीक्षा लेख द्वारा कोई व्यक्ति यदि गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं लिमिटेशंस ऑफ जुडिशियल कंट्रोल। भारतीय संदर्भ में लोक प्रशासन पर यह न्यायिक नियंत्रण व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपाय है, किंतु फिर भी इसकी अत्यधिक मात्रा प्रशासन को अपाहिज बना देती है। इसके अतिरिक्त न्यायिक प्रक्रिया एक खर्चीली प्रक्रिया है। यह न्यायिक प्रक्रिया तभी काम देती है जबकि कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही की मुसीबत और उसका खर्च उठाने के लिए तैयार हो। क्योंकि न्यायालय स्वयं कार्यवाही नहीं करते, न्यायिक नियंत्रण महंगा होने के साथ साथ पर्याप्त समय भी लेता है। अतः कानूनी प्रक्रिया को पर्याप्त सरल बनाने की आवश्यकता है। कुछ देशों ने न्यायिक समीक्षा के दोषों को दूर करने और सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता और अवैध कार्यों से नागरिकों की रक्षा करने के लिए प्रशासनिक कानून तथा प्रशासनिक न्यायालयों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का विकास किया है। लोक प्रशासन पर जन नियंत्रण सिटीजन्स कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोकतंत्र में सरकार और प्रशासन अंततोगत्वा जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह सच है कि आम जनता सरकारी क्रियाकलापों के बारे में बहुत अधिक ध्यान नहीं देती क्योंकि सामान्य लोग रोजमर्रा के अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतांत्रिक शासन के समस्त कार्यों को जनता ही गति प्रदान करती है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन के समस्त कार्यों को जनता ही गति प्रदान करती है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा नागरिक प्रशासन पर जन नियंत्रण स्थापित करते हैं जो इस प्रकार है। निर्वाचन इलेक्शन। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निर्वाचन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। भारत जैसे संसदीय प्रणाली वाले देशों में जनता द्वारा निर्वाचित बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। मंत्रियों को भी संसद के रूप में जनता ही चुनती है। सिविल सेवा के अधिकारी इन्हीं जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। अतः एक प्रकार से परोक्ष रूप से जन नियंत्रण की परिधि में आ जाते हैं और उसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं। जनप्रतिनिधियों की वापसी रिकॉल। कई देशों में जनता को यह अधिकार है कि किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वापस बुला ले। इससे जनप्रतिनिधि और प्रशासन हमेशा जनता की मांगों के प्रति सचेत और चौकन्ना रहता है। सलाहकार समितियाँ एडवाइजरी कमिटीज। जनता और प्रशासन के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने में सलाहकार समितियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समितियाँ प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर
ऊपर से नीचे स्थापित होती है। इनके सदस्य विशिष्ट हितों के प्रतिनिधि और महत्वपूर्ण नागरिक होते हैं। यद्यपि इनका कार्य केवल सलाह देना है, फिर भी लोक प्रशासन की सकारात्मक सेवा में इनकी गौण भूमिका नहीं है। जनता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच ये संपर्क सूत्र का काम करती है। जन रुचियों और मांगों से प्रशासन को अवगत कराना तथा सरकारी क्रियाकलापों के विषय में जनता को सूचित करना सलाहकार समिति का मुख्य कार्य है। इससे प्रशासनिक नीति निर्माण और क्रियान्वयन में जन सहयोग प्राप्त हो जाता है। हित या दबाव समूह, इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह जनता का वह संगठित वर्ग है जो इन विशिष्ट हितों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, जिनमें उस वर्ग के सभी सदस्यों का हित होता है। दबाव तथा हित समूह अपनी गतिविधियों द्वारा प्रशासन को उसके निर्णयों के प्रति विभिन्न हितों की प्रक्रिया से अवगत करा देते हैं, जिससे प्रशासन अपनी नीति और कार्यों में उचित फेरबदल करता है ताकि ऐसे समूह विरोध प्रकट नहीं करे। अमेरिका में प्रशासन और जनता के बीच संपर्क स्थापित करने में ये समूह बहुत सफल रहे हैं। भारत में भी इन समूहों की अब अनदेखी नहीं की जा सकती। जागरूक जनमत, विजिलेंट पब्लिक ओपिनियन। लोक प्रशासन पर जन नियंत्रण का सबसे प्रभाव उत्पादक साधन शक्तिशाली और जागरूक जनमत माना जाता है। यदि जनता सचेत रहती है तो प्रशासन उदासीन और निरंकुश नहीं हो पाता है। लोक प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरनल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण वे नियंत्रण हैं जो स्वयं प्रशासनिक यंत्र में ही निहित रहते हैं और प्रशासन की गति के साथ वे भी अपना काम करते रहते हैं। ये नियंत्रण प्रशासन के हर विभाग और शाखा में पाए जाते हैं। प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण के साधन इस प्रकार है। कार्मिक प्रबंध, पर्सनल मैनेजमेंट। लोक प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन कार्मिक प्रबंध है, जो कि पद सोपान पर आधारित संरचना में उत्तरदायित्व स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसमें ऊपर से नीचे तक आदेशों की श्रृंखला बन जाती है। व्यवस्थापिका मंत्रियों पर, मंत्री विभागीय सचिवों पर और सचिव अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों पर इसी श्रृंखला के अंतर्गत नियंत्रण रखते हैं। बजट, वित्त या बजट प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का भी काम करते हैं। बजट द्वारा निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने पर वित्त मंत्रालय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में 2 अभिकरण प्रशासन पर अंकुश रखते हैं। लेखा परीक्षण, ऑडिट। बजट के अलावा लेखा परीक्षण भी आंतरिक नियंत्रण का एक साधन माना जाता है। यह अवैध और अनियमित खर्चे को प्रकाश में लाता है। ठीक है, ऑडिट क्या करता है? ऑडिट जो है अवैध और अनियमित खर्च को प्रकाश में लाता है और इसके द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है। वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं के सही पालन में लेखा परीक्षण की तलवार प्रशासनिक अधिकारियों की गर्दन पर हमेशा लटकती रहती है। दक्षता सर्वेक्षण, एफिशिएंसी सर्वे। अधिकारियों की दक्षता की जांच एवं माप आंतरिक नियंत्रण का एक साधन है। मुख्यालय के उच्च प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की जांच एवं निरीक्षण द्वारा यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन कार्यालयों में दक्षता के स्तर की प्राप्ति हो रही है या नहीं। व्यावसायिक मानदंड, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। लोक सेवाओं के अपने व्यावसायिक मानदंड होते हैं। ब्रिटिश लोक सेवा अपने उच्च व्यावसायिक मानदंडों के लिए प्रसिद्ध है। शासकीय कर्मचारियों की आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार उन्हें ईमानदार, वफादार, पक्षपातहीन, दक्ष और निष्ठावान होना चाहिए। लोक सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अपने व्यवसाय की आचार संहिता का पालन करना चाहिए।